अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। ब्राउन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग MCGM ऑनलाइन वर्चुअल क्लास में आप सभी का इस्तकबाल है, स्वागत है। मैं हूं आपका मुअल्लिम शम्स तबरेज़। चलिए करते हैं लेसन की शुरुआत। अस्सलाम वालेकुम, कैसे बच्चों आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे, पढ़ाई बराबर कर रहे होंगे और हमारे वीडियो भी बराबर देख रहे होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन। जैसा कि आप लोग जानते हैं, आज हम पढ़ रहे हैं हिंदी लोकवाणी 10वीं कक्षा के लिए। माध्यम हमारा है उर्दू, कक्षा 10वीं, विषय हिंदी और इकाई है हमारी पहली। और आज हम जो पाठ पढ़ने वाले हैं, पाठ क्रमांक 6 ऐसा भी होता है, जिसे लिखा है अभिषेक जैन जी ने। और मैं हूं आपका शिक्षक शम्स तबरेज़। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन। इससे पहले के वीडियो आपने देखे होंगे, मैं ये उम्मीद करता हूँ। चलिए बढ़ते आगे। तो बच्चों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, आज हम पढ़ने वाले हैं पाठ क्रमांक 6 ऐसा भी होता है, जिसे लिखा है अभिषेक जैन जी ने। और ये एक कविता है, और ये कविता कैसी है ये हम आगे देखेंगे। कविता का ये कौन सा प्रकार है, आगे हम ये देखने वाले हैं। सबसे पहले जान लेते हैं अभिषेक जी का परिचय। तो अभिषेक जी का जन्म हुआ 1979 गिरिडीह झारखंड में। आइए जान लेते हैं उनका परिचय। अभिषेक जैन जी ने कविता, कहानी, निबंध आदि विविध विधाओं में लेखन किया है। अनुभवों पर आधारित आपकी रचनाएं विविध पत्र पत्रिकाओं में नियमित छपती रहती है। मैंने अभिषेक जैन जी का फ़ोटो बहुत सर्च किया, लेकिन उनका फ़ोटो मुझे मिला नहीं, इसलिए मैंने यहाँ पर लगाया नहीं। तो अभिषेक जैन जी कविता, कहानी, निबंध सब कुछ लिखते थे और अनुभव पर आधारित पर अपने तजुर्बे पर आधारित आपकी रचनाएं अलग अलग पत्र और पत्रिकाओं में नियमित तौर पर लगातार छपती रहती हैं। तो ये थे अभिषेक जैन जी और उनका परिचय। बढ़ते आगे, देखते हैं इस पाठ में हमें क्या सीखने के लिए मिलेगा। हाइकू। क्या? हाइकू मूलतः जापान की लोकप्रिय विधा है। हाइकू इसे विश्व की सबसे छोटी कविता कहा जाता है। पूरी दुनिया की सबसे छोटी कविता। 5वें दशक से हिंदी साहित्य ने खुले मन से हाइकू को स्वीकार किया है। यानी हाइकू को स्वीकार किया है, मतलब इसका मतलब ये है कि यहाँ पर भी इस तरह की कविता बोली जाने लगी, कही जाने लगी, लिखी जाने लगी। हाइकू कविता 5 + 7 + 5 = 17 वर्ण के ढांचे में लिखी जाती है। इसका जो ढांचा होता है 17 शब्दों का होता है। वर्ण मतलब शब्द। पहली लाइन में 5 शब्द होते हैं, दूसरी लाइन में 7 शब्द होते हैं और तीसरी लाइन में 5 शब्द होते हैं। इस तरह इसका ढांचा होता है। टोटल 17 वर्ण, 17 शब्द होते हैं। आइए देखते हैं शब्द। देखिए यहाँ पर गरजे मेघ, सहम कर कापी कच्ची दीवार। तो जान लेते हैं, पहले लाइन में हमें 5 वर्ण मिलेंगे, जैसे ग, र, ज, म, घ। ये हो गए 5। ग, र, ज, म, घ 5 हो गए। उसके बाद दूसरी लाइन में 7 है। त, स, ह, म, क, र, क, प। ये हो गए 7, हुए 7 बराबर। और उसके बाद है क, छ, दी, व, र। यहाँ पर हो गए 5। तो 5 + 7 + 5 = 17। इस तरह के ढांचे में होती है हाइकू। पहली लाइन में 5 वर्ण, दूसरी लाइन में 7 वर्ण और तीसरी लाइन में 5 वर्ण। इस तरह 17 वर्ण, 17 शब्द होते हैं ये पूरी कविता में। ये एक पूरी कविता है 3 लाइन की, 17 शब्दों की। समझ में आया आपके हाइकू? वेरी गुड। तो 5 + 7 + 5 = 17 वर्ण के ढांचे में लिखी जाती है, जैसा कि अभी हमने देखे।
प्रस्तुत विभिन्न हाइकुओं के माध्यम से, यहाँ पर बहुत सारे हाइकू हमें मिलेंगे, सिर्फ एक 3 लाइन की कविता नहीं है, बहुत सारे हाइकू यहाँ पर, बहुत सारी कविता यहाँ पर है इस एक कविता में। तो प्रस्तुत विभिन्न हाइकू के माध्यम से कवि ने गरीबी, थकान, वृक्षों के कटने के दुष्परिणाम, अनावश्यक अहंक, वृद्धाश्रम के दर्द, संस्कारों के अभाव आदि विविध विषयों पर प्रकाश डाला है। अलग अलग विषयों पर, अलग अलग सब्जेक्ट पर आपने रोशनी डाली है अभिषेक जैन जी ने, जैसे गरीबी, थकान, वृक्षों के कटने की दुष्परिणाम, अनावश्यक अहंकार, वृद्धाश्रम के दर्द वगैरह। चलिए चलते हैं अब हम सीधा हमारी कविता की तरफ। गरजे मेघ, सहम कर कापी कच्ची दीवार। यहाँ पे हमें इसका शब्दार्थ तो समझ में आ रहा है कि बादल गरजते हैं और सहम कर कच्ची दीवार कांपती है। क्या यही कहना जा रहे हैं अभिषेक जैन जी? जी हाँ, इसका शब्दार्थ तो यही है, लेकिन इसके पीछे का जो मतलब है अभिषेक जैन जी जो कहना चाह रहे हैं वो गरीबी है और अमीरी है, ताकतवर है और कमज़ोर है, उसके बारे में यहाँ पर अभिषेक जैन जी कहना चाह रहे हैं कि जो अमीर है वो गरीबों पर क्या करते हैं, जुल्म करते हैं। जुल्म करते हैं मतलब जो अमीर है अमीर होते जा रहे हैं, गरीब है वो गरीब ही रह रहे, गरीबों को एक टाइम का खाना नसीब नहीं होता, और अमीर बड़ी बड़ी आलीशान होटलों में खाना खाते हैं, पैदल चलते हैं गरीब लोग और बड़ी बड़ी कारों में घूमते हैं। अमीर लोग अपने बच्चों को शिक्षा अच्छी स्कूलों में देते हैं, ये देश से बाहर भेजते हैं, और गरीबों के बच्चों को बेचारों को शिक्षा ही नहीं मिलती, उनको एक टाइम का खाना नसीब नहीं होता, कपड़े नहीं होते। लेकिन अमीर जो है बड़े ठन बन कर, बड़े सूट बूट पहनकर चलते हैं। तो ये अंतर बता रहे हैं अभिषेक जैन। और जो ताकतवर होता है वो कमज़ोरों को दबाता है, कुचलता है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, यही कह रहे हैं यहाँ पर अभिषेक जैन जी। गरजे मेघ, सहम कर कापी कच्ची दीवार, ऐसा भी होता है। हमारे पाठ का नाम ही वही है, ऐसा भी होता है दुनिया में। समझ में आ रहा है आपके? ओके, चलिए बढ़ते हैं आगे। अभी देखिए यहाँ पर अभिषेक जैन जी हाइकू की मदद से, माध्यम से क्या कहना चाह रहे हैं। रवि चढ़ाए निर्मल किरणों से धरा को अर्ध है। रवि चढ़ाए निर्मल किरणों से धरा को अर्ध है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, रवि मतलब सूरज, चढ़ाए निर्मल किरणों से धरा, धरा मतलब धरती, और अर्ध है मतलब उसको नहलाना। रवि चढ़ाए निर्मल किरणों से धरा को अर्ध है। इसका मतलब ये है कि हमें भी क्या होना चाहिए, सूरज की तरह बनना चाहिए। सूरज क्या करता है, किसी में भेदभाव नहीं करता है, वो सबको रोशनी देता है और सबको रोशनी बांटता है, और नियमित तौर पर सुबह निकलता है और शाम में डूब जाता है। इस तरह हमें सूरज से भी सीखना चाहिए कि किस तरह वो नियम का पाबंदी करता है, किस तरह सुबह निकलता है और डूब जाता है, वक्त की वो पाबंदी करता है। तो हमें ये सीखना चाहिए किस तरह वो वक्त की पाबंदी करता है, हमें ये उससे सीखना चाहिए। और वो अपनी रोशनी बांटता रहता है, जो उसके पास है वो बांटता रहता है। हमारे पास है जो वो बांटिए, जो इल्म है वो बांटिए। जहाँ पर हम मदद कर सकते हैं वहाँ पर मदद कीजिए, यही कहना चाह रहे हैं यहाँ पर अभिषेक जैन जी। रवि चढ़ाए निर्मल किरणों से धरा को अर्ध है। चलिए बढ़ते हैं आगे। आके पसरी थकी हारी किरण धरा की गोद। आके पसरी थकी हारी किरण धरा की गोद। पसरी मतलब वहाँ पर बिखर गई, थकी हारी किरण धरा की गोद में। तो यहाँ पर क्या अर्थ है इसका, क्या समझाना चाह रहे हैं अभिषेक जैन जी? सबसे पहले वो बताना चाह रहे हैं कि धरती की गोद सबको अपने अंदर समा लेती है। क्या कर लेती है? समा लेती है, चाहे वो थकी हारी किरण हो, चाहे कुछ भी चीज़ हो। लेकिन यहाँ पर ये कह रहे हैं अभिषेक जैन जी कि हमें थकना नहीं है, हमें हारना नहीं है, हमें बस लड़ते जाना है। जो थक जाता है वो धरती की गोद में समा जाता है। तो हमें थकना नहीं है, हमें हारना नहीं है, बल्कि हमें क्या करना है, आगे बढ़ना है। जो थकता है वो
गिर जाता है। हमें रुकना नहीं है, थमना नहीं है, बस आगे बढ़ते ही रहना है। और यहाँ पर ये भी कह रहे हैं कि अपने आप को धरती की तरह बनाओ। आपके ऊपर कितनी भी मुश्किल आए, कितनी भी परेशानियाँ आए, लेकिन आप आगे बढ़ते रहो। जैसे ज़मीन हर किसी को अपने अंदर समा देती है, हम भी हमारी मुश्किलों को, तकलीफ़ों को हमारे अंदर समा कर आगे बढ़े। यही कहना चाह रहे हैं यहाँ पर अभिषेक जैन जी। चलिए बढ़ते हैं आगे। खुली आँखों ने जीवन भर देखे बंद सपने। बहुत गहरा मीनिंग है इसके अंदर। खुली आँखों ने देखे जीवन भर बंद सपने। क्या कह रहे हो? खुली आँखों ने जीवन भर देखे बंद सपने। अब यहाँ पे इसका शब्दार्थ तो आपको समझ गया, लेकिन इसके पीछे का अर्थ क्या कह रहे हैं अभिषेक जैन जी के? खुली आँखों ने, खुली आँखें से हम सपने देखते हैं, बंद आँखों से भी सपने देखते हैं जब हम सोते रहते हैं, जब सपने देखते हैं। लेकिन खुली आँखों से सपने देखने का मतलब ये है कि हम सोचते हैं, हम फ्यूचर प्लानिंग करते हैं, हम आगे की प्लानिंग करते हैं। हम सोचते हैं कि हम ऐसा करेंगे, हम वैसा करेंगे, हम इतने बड़े आदमी बनेंगे। अभी हम सोचते हैं कि हम 10th में 90% बनाएंगे। तो ये खुली आँखों से सपने हैं, और सपने देखना भी चाहिए, लेकिन वो बंद नहीं होना चाहिए। बंद नहीं होना चाहिए मतलब ये है कि उसके लिए हमें मेहनत करना है। कोई भी सपना हम देखें, ठीक है, सोचने में क्या हर्ज है, सपना देखने में क्या जाता है। सपना देख लेते हैं कि मैं एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनूंगा, देश का प्रधानमंत्री बनूंगा, लेकिन ऐसा देखने से, सोचने से हो जाता है कि नहीं, उसके पीछे कड़ी मेहनत और परिश्रम, कष्ट करना होता है, तब जाकर कोई सपना सफल होता है, कोई सपना साकार होता है, हमारे ख्वाब पूरे होते हैं। तो सपने देखिए और खुले सपने देखिए, खुले आँखों से खुले सपने देखिए, उसे बंद ना होने दे, है ना। हम खाना खाते हैं बराबर, तो खाना हमारे सामने होता है, प्लेट हमारे सामने होती है, लेकिन हम सोचे कि भाई मैं खाना खा लूँ, तो हो जाता है क्या? नहीं, बल्कि हमको खाना उठाना होता है, लुक़मा बनाना होता है, मुंह में डालना होता है, चबाना होता है, तब जाकर एक लुक़मा हमारे पेट के अंदर जाता है। तो ज़रा सा खाना हमारे पेट के अंदर बिना मेहनत के नहीं जाता। तो कोई भी चीज़ हमें बिना मेहनत के कैसे मिल सकती है? बस एक ही मंत्र है, मेहनत, मेहनत और मेहनत। आपने सोचे मैं परसेंटेज बनाऊंगा तो बिना मेहनत के परसेंटेज बन जाएगा क्या? नहीं, आपको दिन रात मेहनत करनी होगी, किताबों को छानना होगा, किताबों को पढ़ना होगा, किताबों के बाहर का भी पढ़ना होगा, आपको टाइम वक्त पड़ा तो इस तरह मेहनत करनी होती है, जब हमारे सपने पूरे होते हैं। तो खुली आँखों ने जीवन भर देखे बंद सपने। ऐसा भी होता है कि हमने तो सपने देखे, लेकिन कभी उन्हें पूरा करने की कोशिश नहीं की, बल्कि हमें कोशिश करना चाहिए और अपने सपनों को पूरा करना चाहिए। बढ़ते आगे। कटते तरु उजड़ा आशियाना, रोए पखेरु। कटते तरु, तरु मतलब दरख्त, उजड़ा आशियाना, आशियाना मतलब घर, रोए पखेरु, पखेरु मतलब पंछी, परिंदे, बर्ड्स। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं? कटते तरु, जो झाड़ कट रहे हैं। अभी दरख्त हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, आप लोगों को तो पता है, आप लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं कि दरख्त हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन फिर भी क्या हो रही है? उनकी कटाई हो ही रही है। दरख्त हमारे बहुत काम आते हैं, है ना, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट काम क्या है उसका, दरख्त का? कि वो हमें ऑक्सीजन देता है और कार्बन डाइऑक्साइड जज़्ब करता है। या आपने पढ़ाऊँगा और बहुत बार पढ़ाऊँगा, लेकिन फिर भी क्या हो रहा है? दरख्तों की कटाई हो रही है। अब दरख्त की कटाई हो रही है तो उससे तो इंसानों को नुकसान हो ही रहा है, लेकिन साथ ही साथ पंछियों का भी नुकसान हो रहा है। क्या कर रहे हैं पंछी? रो रहे हैं, क्योंकि उनको दरख्त क्या हो रहा है? उनका आशियाना क्या हो रहा है? उजड़ जा रहा है। एक जगह वो घर बनाते हैं, हम लोग पेड़ काट लेते हैं, फिर दूसरी जगह वो बनाते हैं, फिर पेड़ काट देते हैं हम लोग। तो क्या हो रहा है? पंछी एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह ऐसे भटक रहे हैं, और इसीलिए पंछी, परिंदे लगातार कम होते जा रहे हैं, बराबर ना। पहले इतने परिंदे होते थे, इतनी चिड़िया होती थी, इतने पंछी होते थे, लेकिन आजकल हमें दिखाई नहीं देते, सिर्फ कौवे और कबूतर दिखाई देते हैं, बराबर ना। तो यहाँ पर वही कह रहे हैं कि ऐसा भी होता है, लोग दरख्त काट रहे हैं, परिंदों के आशियाने उजड़ रहे हैं और परिंदे रो रहे हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, बल्कि मैं हमेशा कहता हूँ कि हर बच्चे को एक दरख्त गोद लेना चाहिए, उसकी परवरिश करना चाहिए, खाद पानी वगैरह देना चाहिए, उसको छोटे से
बड़ा करना चाहिए। तो सब लोग ये तहिया कीजिए, इरादा कीजिए कि हम एक दरख्त गोद ज़रूर लेंगे। गोद लेने का मतलब ये है कि जिस तरह हम बच्चा गोद लेते हैं और उसकी परवरिश करते हैं, पालते हैं, पोसते हैं, बड़ा करते हैं, खिलाते हैं, पिलाते हैं, उसकी तालीम देते हैं, शिक्षा पूरी करते हैं, इसी तरह हमें दरख्तों के ऊपर ध्यान रखना चाहिए। खाद पानी से लेकर उसको कोई जानवर खाए ना जब वो बढ़ रहा हो, इस तरह उसका ध्यान रखना चाहिए। तो अभिषेक जैन जी यही कह रहे, कटते तरु उजड़ा आशियाना रोए पखीरू, ऐसा भी होता है। चलिए बढ़ते हैं आगे। देखिए अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है और समझने वाला ये शेर है। बच्चे पतंग माँ बाप थामे डोर छूते गगन। अभी यहाँ पर बच्चे जो है वो पतंग की तरह है। किसकी तरह है? पतंग की तरह है। और यहाँ पर डोर है और एक दरख्त से बंधी हुई, जो दरख्त जो है वो माँ बाप है। आप पतंग हैं और जो डोर है वो माँ बाप के हाथ में है। माँ बाप के हाथ में ये डोर है, इसीलिए क्या कर रहे हैं बच्चे? गगन छू रहे हैं। कभी कभी हम ये सोचते हैं कि हमारे ऊपर पाबंदी आए हैं। पाबंदी मतलब ये डोर, हमें यहाँ नहीं जाना है, ये नहीं करना है, इस तरह नहीं खाना है, इस तरह नहीं बैठना है, यहाँ पर नहीं जाना है, देर से घर पर नहीं आना है। बहुत सारी पाबंदियाँ लगाते हैं, ऐसा हमें लगता है, लेकिन वो पाबंदियाँ नहीं होती। एक्चुअल में वो डोर है जो माँ बाप ने थामी हुई है, बराबर ना। और जब तक माँ बाप के हाथ में डोर है तब तक आप आकाश में उड़ते रहेंगे और गगन को छूते रहेंगे और कामयाबी की सीढ़ियाँ चलते जाएंगे और कामयाबी की तरफ बढ़ते ही जाएंगे। जब आपने ये सोचा कि ये डोर जो है डोर नहीं है बल्कि ये हमारे पर पाबंदियाँ है, तब आप मुश्किल में पड़ सकते हैं। और अगर ये डोर कट गई, क्या हो गई? कट गई। माँ बाप ने आपकी डोर छोड़ दिए, ये डोर कट गई, तो आपको पता है कि कटी पतंग कहाँ पर जाके गिरती है? उसका कोई अंदाज़ा नहीं होता है कि कटी पतंग कहाँ पर जाकर गिरेंगी। तो इसी तरह आपका भविष्य किस साइड में जाएगा, किस सिमत में जाएगा, ये आप तय नहीं कर सकते। आप अच्छे आदमी बनेंगे, बुरे आदमी बनेंगे, अच्छे शहरी बनेंगे, नहीं बनेंगे, आप कामयाब होंगे, नहीं होंगे, बता नहीं सकते, बराबर ना। तो ये डोर जो है डोर है माँ बाप के हाथ में, ये पाबंदियाँ नहीं है। इस बात को हमें समझना है। जब पतंग कटती है तो कहीं पर भी जाके गिर सकती है, और उसके धागे के साथ क्या होता है आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। उसका धागा सब मिलकर क्या कर लेते हैं? लूट लेते हैं। तो पतंग माँ बाप के हाथ में, पतंग की जो डोर है वो माँ बाप के हाथ में ही रहने दीजिए। जो आप पर वो बोल रहे हैं, जो पाबंदी आप पर लगा रहे हैं, वो आपके लिए ही है, आपके कामयाबी के लिए ही है, बराबर ना। तो यही कह रहे हैं अभिषेक जैन जी, बच्चे पतंग माँ बाप थामे डोर छूते गगन। डोर कटी, आपका गगन आपसे छीन लिया जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। समझ में आ रहा है ना आपके? वेरी गुड, बढ़ते हैं आगे। क्या कह रहे हैं अभिषेक जैन जी? तन माटी का फिर कैसा गुमान, कद काठी का। आपका क्या है? तन माटी का, तन माटी का फिर कैसा गुमान, कद काठी का, बराबर ना। हमारे पास बॉडी है तो हमारे अंदर गुमान आ जाता है, हमारे अंदर खूबसूरती है तो हमारे अंदर गुमान आ जाता है, घमंड आ जाता है, गुरूर आ जाता है। नहीं, बल्कि गुरूर और घमंड हमारे अंदर बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आप बॉडी बनाइए, आप खूबसूरत दिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको उस चीज़ पर घमंड और गुरूर बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। जहाँ पर गुरूर और घमंड आ गया वहाँ पर मामला ख़त्म हो गया। जैसा कि आप लोग जानते हैं कोई भी दुनिया में परमानेंट नहीं है ना। आज हम हैं, बच्चे हैं, फिर बड़े होंगे, जवान होंगे और फिर बुढ़ापा आएगा। तो जो जवानी हमारे अंदर है, जो खूबसूरती हमारे अंदर है, जो बॉडी हमने बनाई है, बॉडी बिल्डर है हम, जो हमने बनाई है, वो वक्त के साथ क्या हो जाती है? ढल जाती है। बॉडी ढीली हो जाती है, खूबसूरती उतर जाती है, और फिर कहाँ जाना होता है हमें? मिट्टी में।
हम मिट्टी से बने हैं और मिट्टी में ही जाना है। तो फिर कैसा गुमान कद काठी का खूबसूरती का, है ना। बड़े बड़े सूरमा आए इस दुनिया में और सब वापस चलेगी, कोई भी यहाँ पे रहने के लिए नहीं आया। तो आप खूबसूरत रहिए, बॉडी भी बनाइए, लेकिन गुरूर और घमंड को अपने पास मत आने दीजिए, ये आपको तबाह व बर्बाद कर सकता है। तो यही कह रहे हैं अभिषेक जैन जी के ऐसा भी होता है तन माटी का, फिर कैसा गुमान कद काठी का। चलिए बढ़ते आगे। उड़ा पखेरू देखता रह गया ठग सा तरू। बहुत अच्छी बात है यहाँ पर। उड़ा पखेरू देखता रह गया ठग सा तरू। पखेरू मतलब परिंदे और तरू मतलब दरख्त। अब क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पर अभिषेक जैन जी। बच्चे बड़े हो जाते हैं, माँ बाप उनको पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, उनका पूरा खर्चा उठाते हैं, उनको इस काबिल बनाते हैं कि वो कामयाब हो जाए, अपने पैरों पे खड़े रहे, पैसा कमाना शुरू कर दे, कुछ जॉब लग जाए, कुछ बिजनेस शुरू हो जाए। इस तरह माँ बाप अपने बच्चों की मेहनत करते हैं और फिर बच्चे क्या करते हैं, माँ बाप को छोड़ देते हैं और उड़ के चले जाते हैं। वही बता रहे हैं यहाँ पर अभिषेक जैन जी के उड़ा पखेरू देखता रहेगा ठग सा तरू। तो यहाँ पर जो दरख्त आपको दिखाई दे रहा है ये माँ बाप है, और जो परिंदे उड़ रहे हैं वो है उनके बच्चे, हैं ना। उनको कामयाब करते हैं, बनाते हैं। तो फिर क्या करते हैं बच्चे, माँ बाप को इंडिया में छोड़कर विदेश चले जाते हैं, अमेरिका चले जाते हैं। फिर माँ बाप उनको देखने को तरसते हैं। फिर माँ बाप भी सोचते हैं मैंने इसको इतना क्यों पढ़ा दिया, बराबर ना। बल्कि क्या करना चाहिए, हमें हमारे माँ बाप का ध्यान ख्याल रखना चाहिए। जब तक वो ज़िंदा है, जब तक वो हयात है, हमें उनकी कदर करनी चाहिए, उनकी इज़्ज़त करनी चाहिए और उनकी खिदमत करनी चाहिए। उन्हें ऐसा महसूस नहीं होना चाहिए कि वो ठग गए हैं, ठगा सा तरू, बराबर ना। इस तरह उन्हें नहीं लगना चाहिए, बराबर ना। माँ बाप को हमारे से और कुछ नहीं चाहिए, बस हम उनके साथ में रहे, उनसे अच्छे से बात करें, यही चाहते हैं हमारे माँ बाप हमसे। उड़ा पखेरू देखता रह गया ठगा सा तरू। समझ में आया आपके? वेरी गुड। चलिए बढ़ते हैं आगे। डाकिया चला बांटने सुख दुख भर के झोला। डाकिया चला बांटने सुख दुख भर के झोला। कहने का मतलब ये है कि हमारी ज़िंदगी में सुख दुख आते रहते हैं। ज़िंदगी अल्लाह ने दी है और तो उसके साथ सुख दुख भी दिया है। तो सुख दुख में हमें, तकलीफ़ में, दर्द में, परेशानी में हमें डट कर खड़े रहना चाहिए, उसका मुकाबला करना चाहिए। सुख दुख तो आते ही रहेंगे, हमें उनसे डरना नहीं है, तकलीफ़ से डरना नहीं है, परेशानी से डरना नहीं है, बल्कि उसका खुल के मुकाबला करना है, उसको फेस करना है और उसको पार करना है ना। हर रात के बाद सुबह होती है। आज हमारे पर तकलीफ़ है तो ये तकलीफ़ ज़रूर दूर होगी, एक ना एक दिन ज़रूर दूर होगी। आज हम परेशानी में तो कल हम परेशानी में नहीं रहेंगे, बराबर। इस बात का ध्यान ख्याल रखना चाहिए और इस बात को गांठ बांध लेनी चाहिए कि रात है तो सवेरा ज़रूर होगा, परेशानी है तो उसका सलूशन ज़रूर निकलेगा। बस शर्त ये है कि हम हिम्मत से खड़े रहे, मेहनत करते रहे, कोशिश करते रहे, तो कामयाबी आपके कदम एक ना एक दिन ज़रूर चूमेंगी। समझ में आ रहा है आपके? चलिए बढ़ते आगे। मैया की आई वृद्धाश्रम से चिट्ठी, कैसे हो बेटा। ये 3 लाइन बहुत इम्पोर्टेंट है। मैया की आई, माया की आई, मैया की आई वृद्धाश्रम से चिट्ठी, कैसे हो बेटा। वृद्धाश्रम तो आपको पता ही है, ओल्ड एज होम जिसे कहते हैं। जो बच्चे पढ़ लिख लेते हैं, बड़े हो जाते हैं और उनके पास अपने माँ बाप के लिए टाइम नहीं रहता है, वो अपने माँ बाप को अपने घर में नहीं रखना चाहते हैं, क्योंकि माँ बाप क्या हो जाते हैं, बूढ़े हो जाते हैं, तो वो उनको वृद्धाश्रम भेज देते हैं, है ना। माँ बाप ने उनको पढ़ा है, लिखा है,
बड़ा किया और इस काबिल बनाया कि वो अपने पैरों पे खड़े रह सके, कुछ पैसा कमा सके। जब वो अपने पैरों पे खड़े हो गए, कुछ कमाना शुरू कर दिया, तो माँ बाप को वृद्धाश्रम में भेज दिया। ऐसा बहुत होता है। क्या कहते हैं आप लोग? माँ बाप ने आपको पढ़ाया और आप ही ने उनको वृद्धाश्रम भेज दिया। क्या ये सही है? बिल्कुल भी सही नहीं है, एकदम गलत बात है। हमें हमारे माँ बाप की इज़्ज़त करनी चाहिए, कदर करनी चाहिए, और जब तक वो ज़िंदा है उनकी खिदमत करनी चाहिए, अपने पास रख कर ही। तो यहाँ पर कह रहे हैं मैया की आई चिट्ठी। अब बेटे ने तो उनको वृद्धाश्रम छोड़ दिया है, माँ को कहाँ छोड़ दिया है? वृद्धाश्रम छोड़ दिया है कि भाई मैं तुझे नहीं संभाल सकता, तू वृद्धाश्रम में रहे, तो मेरे घर में नहीं रह सकती। लेकिन माँ तो माँ है, वहाँ से भी वो चिट्ठी लिख रही है और पूछ रही है कैसे हो बेटा। माँ की ममता ऐसी ही होती है, बराबर ना? माँ अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर सकती है, लेकिन बच्चे क्या कर रहे हैं? ओल्ड एज होम में, वृद्धाश्रम में उनको भेज रहे हैं। ये बिल्कुल गलत बात है। मैं तो सोचता हूँ वृद्धाश्रम बनना ही नहीं चाहिए, लेकिन मजबूरी भी है, क्या कर सकते हैं उसको। तो यहाँ पर वही कह रहे मैया की आई वृद्धाश्रम से चिट्ठी, कैसे हो बेटा। जहाँ तक हो सके हम हमारे माँ बाप की इज़्ज़त कीजिए, कदर कीजिए और उनकी खिदमत कीजिए। इस टॉपिक पर बहुत कुछ है बोलने के लिए, लेकिन हमारे पास टाइम कम है। बढ़ते आगे। हो गई चोरी संस्कारों की तिजोरी, लुट गया मैं। क्या कह रहे हो गई चोरी संस्कारों की तिजोरी, लुट गया मैं। अभिषेक जैन जी कह रहे हैं कि जो संस्कार पहले हमारे अंदर थे, अब वो हमारे अंदर संस्कार नहीं रहे हैं, वो चोरी हो गए हैं और हम क्या हो गए हैं? लुट गए हैं। पहले हम क्या करते थे? माँ बाप की इज़्ज़त करते थे। वृद्धाश्रम बोल के ऐसी कोई जगह नहीं थी, लेकिन आज क्या कर रहे हैं बच्चे? अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम भेज रहे हैं। तो संस्कार कहाँ पे गए? हम हमारे माँ बाप से सही से बात नहीं करते हैं, तो संस्कार कहाँ गए? चोरी हो गए। हम दरख्त काट रहे हैं, कहाँ गए संस्कार? चोरी हो गए हैं, बराबर ना? हम गरीबों को सता रहे, परेशान कर रहे, कमज़ोरों को दुख दे रहे हैं, कहाँ गए संस्कार? चोरी हो गए हैं। हम उस्ताद की इज़्ज़त नहीं करते हैं, संस्कार चोरी हो गए हैं, बराबर ना? बड़ों की इज़्ज़त नहीं करते, छोटों पे शफ़क़त नहीं करते, माँ बाप की इज़्ज़त नहीं करते, बड़े भाई बहनों से सही से बात नहीं करते हैं, कपड़े सही ढंग से नहीं पहनते हैं, हम हमारा काम वक्त पर नहीं करते हैं। संस्कार चोरी हो गए हैं और हम लुट गए हैं। हमको ऐसा लग रहा है कि हम तरक्की कर रहे हैं, बल्कि हम तरक्की नहीं कर रहे, बल्कि हमारे संस्कार लुटते जा रहे हैं। तो वही कह रहे हैं यहाँ पर अभिषेक जैन जी, हो गई चोरी संस्कारों की तिजोरी, लुट गया मैं। क्या हो गया? लुट गया। समझ में आ रहा है आपके? तो बच्चों, मुझे उम्मीद है आज की ये कविता हाइकू जो थी जापान से आई हुई, ये आपको पसंद आई होगी और समझ में भी आई होगी। आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। बच्चों एक बात और, यह हमारे हिंदी की पुस्तक का पहली इकाई का आखिरी पार्ट है। इसके बाद जो 2 पार्ट है वो इस साल के लिए स्किप किए गए हैं। तो यहाँ पर हमारा पूरा पोर्शन ख़त्म होता है। हमारा दूसरी इकाई भी ख़त्म हो गई है और पहली इकाई भी हमने ख़त्म कर दिए हैं। इसी चैनल पर आपको तमाम वीडियो मिल जाएंगे। तो मुझे उम्मीद है आज का भी वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, बाहर मत निकलिए, माँ बाप की इज़्ज़त कीजिए, खिदमत कीजिए और पढ़ाई बराबर करते रहिए। टेक केयर। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है आपको आज का लेसन पसंद आया होगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।